ब्रिटेन के पंत प्रधान मिस्टर मैकडोनाल्ड ने पिछड़ी जातियों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देने की घोषणा की है। यरोड़ा जेल में महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदुओं का बंटवारा करने वाले इस निर्णय का वे तीव्र विरोध करेंगे। अछूतों के लिए व्यवस्था। 9 बहिष्कृत वर्ग के योग्य मतदाता सामान्य चुनाव क्षेत्र से मत दे सकेंगे। इस उपाय से विधिमंडल में बहिष्कृत वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा, इसलिए धारा 24 के अनुसार उन्हें सामान्य चुनाव क्षेत्र में कुछ जगहें दी जाएंगी। इन जगहों पर बहिष्कृत वर्ग के योग्य मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान से ही उम्मीदवार चुने जाएंगे और ये मतदाता सामान्य चुनाव क्षेत्र से भी मतदान कर सकेंगे। बहिष्कृत वर्गों की आबादी जहां अधिक हो, केवल उन्हीं चुनिंदा स्थानों पर ऐसे चुनाव क्षेत्र निर्माण किए जाएं और मद्रास का अपवाद छोड़ अन्य प्रांतों में ऐसे मतदाता संघ पूरे प्रांत में फैले न हो, ऐसा इरादा है। अनुमान है कि बंगाल में कुछ सामान्य चुनाव क्षेत्रों में बहुसंख्यक मतदाता बहिष्कृत वर्ग के होंगे, इसलिए अगली पूछताछ पूरी होने तक उस वर्ग में खास बहिष्कृत वर्ग के चुनाव क्षेत्र से कितने उम्मीदवार चुनकर आएंगे, इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि बंगाल के विधिमंडल में 10 से कम प्रतिनिधि न हों। योग्य मतदाताओं में से बहिष्कृत वर्ग के मतदाता संघ से कौन मत देने के लिए योग्य है, इसकी परिभाषा अभी तक नहीं की गई है। हालांकि इस मामले में मतदान कमेटी द्वारा दर्ज किए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया जा सकता है। उत्तर हिंदुस्तान में कुछ जगहों पर अस्पृश्य के केवल वही लक्षण मानना अयोग्य होगा, इसलिए उनमें बदलाव की जरूरत है। सरकार को लगता है कि बहिष्कृत वर्ग के इन खास चुनाव क्षेत्र की जरूरत विशिष्ट समयावधि के बाद नहीं रहेगी, इसलिए अगर पहले इस बारे में कोई योजना तय नहीं की गई हो तो 20 वर्षों के बाद वे रद्द किए जाएं। 10 भारतीय ईसाई मतदाता पृथक चुनाव क्षेत्र से मतदान करेंगे, लेकिन प्रांत से केवल 1-2 जगहों पर ही ईसाइयों के पृथक चुनाव क्षेत्र का निर्माण करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। यहाँ के हिंदी ईसाई सामान्य चुनाव क्षेत्र से मत नहीं दे सकते, लेकिन बाहर के हिंदी ईसाई सामान्य चुनाव क्षेत्र से मत दे सकते हैं। बिहार, उड़ीसा प्रांत के ज़्यादातर हिंदी ईसाई जंगलों में बसे आदिवासी जनजातियों के होने के कारण उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। 11 एंग्लो इंडियन मतदाता पृथक चुनाव क्षेत्र से मतदान करेंगे। उनके लिए सभी प्रांतों की क्षेत्र सीमा रखना विचाराधीन है। साथ ही उनके लिए डाक से भी मत भेजे जाने की व्यवस्था की जा सकती है। हालांकि इससे संबंधित जो व्यवहारिक परेशानियां हो सकती हैं, उन पर विचार किया जाना बाकी है और इस कारण इस बारे में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं किया गया है। 12 पिछड़ी जातियों को दी जाने वाली जगहों का मसला अभी विचाराधीन होने के कारण अब ऐसे विभागों के लिए दी जा रही जगहें तात्कालिक समझी जाएं। महिलाओं के प्रतिनिधि। 13 विधिमंडल में स्त्रियों का भी प्रतिनिधित्व हो, इस बात को ब्रिटिश सरकार बहुत महत्व दे रही है और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कुछ जगहें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सभी महिला प्रतिनिधि एक ही जाति की न हों। किंतु इस भय को नष्ट करने का कोई ठोस उपाय अभी सरकार को मिला नहीं है, इसलिए महिला प्रतिनिधियों की जगह हर जाति के लिए एक इस रूप में सीमित की गई हैं। इसके लिए जो अपवाद हैं उन्हें धारा 24 में दर्ज किया गया है। इस तरह महिलाओं की खास जगहें विभिन्न जातियों में बांटी गई हैं। हालांकि उनके चुनाव की विधि के बारे में अभी विचार विमर्श चल रहा है। श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि। 14 श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि उन चुनाव क्षेत्रों से चुने जाएंगे जो किसी विशिष्ट जाति के लिए आरक्षित न किए गए हों। चुनाव का मार्ग अभी तय होना बाकी है, लेकिन कहीं कहीं श्रमिकों के प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों से चुनकर आएंगे तथा कुछ जगह मतदाता कमेटी की सिफारिशों के अनुसार विशिष्ट चुनाव क्षेत्रों से चुनकर आएंगे। 15 व्यापार, उद्योग, खदान और बागानों को दी गई जगहों पर चेंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य संस्थाओं के माध्यम से चुनाव होंगे। हालांकि अभी इस योजना पर विस्तार से विचार होना बाकी है। 16 जमींदारों के लिए खास चुनाव क्षेत्रों से चुनाव होंगे। 17 विश्वविद्यालयों की जगहों के चुनावों के बारे में अभी विचार विमर्श जारी है। बदलाव करने का हक। 18 ऊपर बताए गए बिंदुओं पर सोचते हुए उनसे संबंधित छोटे छोटे मसलों पर भी सरकार को सोचना पड़ रहा है। इसके बावजूद चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना बाकी है और जहां तक संभव हो हिंदुस्तान में ही जितनी जल्दी हो सके इस मसले पर विचार किया जाए। कुछ मामलों में चुनाव क्षेत्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जगहों की संख्या में बदलाव करना आवश्यक हो तो सरकार ने ऐसा बदलाव करने का हक अपने पास सुरक्षित रखा है। इस तरह के बदलाव करते वक्त जातियों के संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बंगाल और पंजाब के बारे में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। सेकंड चेंबर का विचार। 19 प्रांत के विधिमंडल में सेकंड चेंबर के होने के बारे में अब तक बहुत कम विचार विमर्श हुआ है। किन प्रांतों में सेकंड चेंबर की जरूरत है, इस पर विचार किया जाना बाकी है। हालांकि सरकार को लगता है कि सेकंड चेंबर की स्थापना करते वक्त भी लोअर चेंबर में जाति के अनुपात के संतुलन में किसी तरह का व्यवधान न आने पाए, इसका ख्याल रखना होगा। केंद्रीय विधानमंडल। 20 केंद्रीय विधिमंडल के संविधान के बारे में सोचते हुए संस्थाओं के तथा अन्य कई मुद्दे उभरते हैं। हालांकि उन पर अभी सोचने का सरकार का इरादा नहीं है। आगे जब कभी इस पर विचार किया जाएगा तब उसमें हर जाति को योग्य प्रतिनिधित्व मिले, इसका सरकार ख्याल रखेगी।
21 सिंध प्रांत को स्वतंत्रता मिले, इस बात को सरकार ने सिद्धांततः स्वीकार किया है। हालांकि आर्थिक दृष्टि से उस पर विचार मंथन अभी बाकी है, इसलिए विधिमंडल सदस्यों के आंकड़े देते वक्त मुंबई प्रांत और सिंध प्रांत के आंकड़े अलग अलग दिए गए हैं और सिंध के साथ मुंबई प्रांत के आंकड़े भी दिए गए हैं। 22 बिहार उड़ीसा के आंकड़े अभी के हैं और उड़ीसा को आज़ाद करने का मुद्दा अभी विचाराधीन है। 23 धारा 24 के अंतर्गत मध्य प्रांत और वरहाड के आंकड़े एक साथ दिए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वरहाड के भविष्यकालीन संविधान के बारे में नीति तय की गई है। अलग अलग प्रांतों की जगहों का बंटवारा। 24 प्रांतिक विधिमंडलों में निम्नानुसार जगहों का बंटवारा किया जाएगा। बंगाल प्रांत के अस्पृश्य प्रतिनिधियों की संख्या बाद में सूचित की जाएगी। इसके अलावा जिन प्रांतों को स्वतंत्र उम्मीदवारों के अतिरिक्त चुनाव क्षेत्र दिए जाएंगे उनके नाम भी जाति से संबंधित सवालों के इस निर्णय में नहीं दिए गए हैं। हालांकि जल्द ही उन प्रांतों के नाम घोषित किए जाएंगे। जिन प्रांतों में अस्पृश्य वर्ग की जनसंख्या अधिक है उन प्रांतों में अधिक दिए जाएंगे। इस निर्णय की घोषणा किए जाने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने जो विस्तृत विवरण दिया था वह इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार की ओर से आज मैंने जिस जाति से संबंधित सवालों को लेकर निर्णय घोषित किया है उसके बारे में प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, वरन पिछले 2 सालों से आपके निकट सानिध्य में जो दोस्ती पनपी है उस दोस्ती से प्रेरणा लेकर थोड़ा स्पष्टीकरण दे रहा हूं। हिंदुस्तान के जाति संबंधी सवालों को लेकर हमें दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं थी। पिछले गोलमेज सम्मेलन के समय हमने जानबूझकर कहा है कि इस प्रश्न को आप लोग ही आपस में हल करें। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जाति के इस सवाल का हम चाहे जिस तरह हल करें हर जाति को यह शिकायत रहेगी कि उनकी सभी मांगें नहीं मानी गई। इसके बावजूद हिंदू संविधान बेखट के सफल हो इसके लिए हर समाज को कुछ सुविधाजनक मार्ग स्वीकारने पड़ेंगे और एकजुट होकर इस नए संविधान पर अमल करना होगा। इस प्रकार अगर अपने कर्तव्य के बारे में सब जागरूक रहें तो हिंदुस्तान को ब्रिटिश उपनिवेशों के संविधान में नया स्थान प्राप्त होगा। हमारा कर्तव्य जग जाहिर है। जाति से संबंधित मसलों के बारे में समाज में अगर एकमत नहीं हुआ, नए संविधान के लिए संकट पैदा होने जैसी स्थितियां पैदा हुई तो सरकार को कड़े उपाय लागू करने पड़ेंगे। इसीलिए हमने जो पहले वचन दिया था उसके अनुसार तथा पिछले दोनों गोलमेज सम्मेलनों के दौरान हिंदुस्तान की अलग अलग जातियों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई विनती के अनुसार तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा इससे पूर्व किए खुलासे के अनुसार आज हम जाहिर कर रहे हैं कि हिंदू प्रांत के विधिमंडल में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। हमारे इस निर्णय को समाज के सभी वर्गों द्वारा जांचा जाए और संसद में नया बिल प्रस्तुत करने से पहले अपनी सुलह की राय प्रस्तुत करें। संसद के आगे पेश करने और इस योजना को कानून का रूप प्राप्त होने से पहले सभी भारतीय प्रतिनिधियों के अनुमोदन से बनी कोई योजना अगर इस बीच तैयार की जा सके तो सचमुच हमें बड़ी खुशी होगी। हालांकि पिछले अनुभवों के आधार से अगर देखा जाए तो इस बारे में किसी भी तरह की बातचीत या सुलह नहीं हो पाती। इसलिए भारतीय नेता अगर नई योजना तैयार करने के लिए बातचीत शुरू करते हैं तो सरकार उसमें शामिल नहीं हो सकेगी। लेकिन भारतीय अगर जाति से संबंधित विवादों को भुलाकर सर्वसहमति से कोई निर्णय लेते हैं और कोई योजना प्रस्तुत करते हैं तो हमारी योजना को वापस लेने और उस नई योजना का स्वीकार करने के लिए सरकार बड़ी खुशी से तैयार होगी। अगर कोई प्रांत सर्वसहमति से कोई योजना तैयार कर लेता है तो उस प्रांत के लिए हमारी योजना को रद्द करते हुए नई योजना को स्वीकृति दी जाएगी। सरकार के आज के इस निर्णय की अच्छाई बुराई की पड़ताल करने से पहले किन परिस्थितियों में सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा उस पर विचार किया जाना जरूरी है। अल्पसंख्यक समाज को अपने हितों की रक्षा के लिए लंबे समय से स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की जरूरत महसूस हो रही है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसलिए अब तक जो कानूनी और विकासोन्मुख योजनाएं बनी उनमें से हर एक में स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की योजना की गई है। सब में एक सा चुनाव क्षेत्र हो ऐसी सरकार की इच्छा भले हो, लेकिन अल्पसंख्यक समाज को स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की तथा अन्य संरक्षण बंधनों की तीव्र आवश्यकता महसूस हो रही है। सरकार इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अल्पसंख्यकों को पहले इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई इस बारे में चर्चा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं मानता हूं कि भूत से अधिक भविष्य की चिंता करना बेहतर होता है। मैं उस भविष्य के इंतजार में हूं जिसमें हिंदुस्तान की छोटी बड़ी सभी जनजातियां एक होकर विश्वास के साथ काम करेंगी तथा सुरक्षा बंधनों की किसी को भी जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इस तरह की अपवादस्वरूप योजना प्रस्तुत करने के अलावा सरकार के सामने कोई चारा नहीं था। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि उसमें दिए गए 2 प्रमुख सवालों का उल्लेख करना जरूरी है। उनमें से एक मुद्दा अस्पृश्य समाज तथा दूसरा महिला वर्ग से संबंधित है। ऐसी कोई भी योजना सरकार मंजूर नहीं होगी जिसमें इन 2 वर्गों के बारे में खास व्यवस्था नहीं की गई हो। अस्पृश्यों के बारे में सोचते हुए हमने 2 प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है। पहला मुद्दा है बड़ी संख्या में अस्पृश्यों की बस्ती होने वाले प्रांत में या उस क्षेत्र में उनके विश्वासपात्र या उनकी पसंद के प्रतिनिधियों को चुनने का मौका अस्पृश्य समाज को देना, और दूसरा मुद्दा यह कि पहले मुद्दे में उल्लेखित मौके उपलब्ध कराते हुए अब तक वे जिस तरह समाज से बाहर रहे वैसा न होने पाए ऐसी चुनाव पद्धति उन्हें देनी है। इस तरफ ध्यान
देना। इन दो मुद्दों के आधार से अस्पृश्य समाज के मतदाता हिंदुओं के संयुक्त चुनाव क्षेत्र में मतदान करेंगे और अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनेंगे, ऐसा प्रबंध किया गया है। अब अस्पृश्य उम्मीदवारों को एहसास होगा कि अस्पृश्य समाज की उपेक्षा करना उनके हित में नहीं होगा। अपने आप वे अस्पृश्य समाज की सदिच्छा पाना चाहेंगे। साथ ही अगले 20 वर्षों तक उन्हें एक और सहूलियत दी जाएगी। अस्पृश्यों के पृथक चुनाव क्षेत्र स्थापित कर उनके समूहों के जरिए अस्पृश्य अपने प्रतिनिधि चुनकर ला सकते हैं। इस योजना के कारण अस्पृश्य समाज के कुछ मतदाताओं को दोहरे मतदान का अधिकार प्राप्त होने वाला है। यह सुविधा अपूर्व है, लेकिन फिर भी अस्पृश्य समाज की परिस्थिति तथा अन्य वर्गों के उनके साथ बर्ताव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की सुविधा उन्हें देना उनकी प्रगति के लिए आवश्यक है। महिलाओं के मताधिकार के बारे में आधुनिक युग में एक बात सब जान गए हैं कि भारतीय महिलाओं का आंदोलन भारत के विकास का मर्म है। पढ़े लिखे और प्रभावशाली नागरिक के नाते भारत की महिलाएं जब तक भारत के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं बनती तब तक इस राष्ट्र को जो दर्जा पाने की मंशा है वह उसे नहीं मिलेगी। महिलाओं के मताधिकार का मसला हल करते हुए जाति विशिष्ट नीति अपनाना कई लोगों को रास नहीं आएगा, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना तथा वह स्थान समाज में सबको समान रूप से बांटना अगर आवश्यक हो तो ऐसा किए बगैर कोई चारा नहीं। इस स्पष्टीकरण के बाद अलग अलग जातियों की परस्पर विरोधी मांगें और हकों का मिलान करने की ये योजना एक सीधी सादी कोशिश है, यह बताते हुए मैं सभी हिंदू नेताओं से इनको स्वीकार करने की विनती करता हूँ। सबकी सब तरह की मांगें पूरी करने का सामर्थ्य भले इस योजना में ना हो, भले इस दृष्टि से यह योजना अधूरी लगे, तब भी इसका स्वीकार कर भारत के भावी राजनीतिक विकास का मार्ग खोल देने की मैं आप सबसे अनुशंसा करता हूँ। कृपा कर इस बात को न भूलें कि इस योजना पर टीका टिप्पणी करते हुए इसका धिक्कार करने वाले बार बार कहने के बावजूद इससे बेहतर और सबको संतुष्ट करने वाली दूसरी योजना बना नहीं पाए हैं। आखिर भारतीयों द्वारा ही इस मसले का स्थायी और संतोषजनक हल निकाला जा सकता है। हमारी इस योजना से कुछ समय तक ही सही अगर दिक्कतें दूर हुई और विकास का मार्ग खुल गया तब भी हम समझेंगे कि बहुत कुछ हुआ। इस निर्णय के बारे में हमें इतनी ही उम्मीदें हैं। इस मसले की तरह ही कई और महत्वपूर्ण मसले हैं और हम चाहते हैं कि इस मसले के हल होने के बाद भारतीय नेताओं का अन्य मसलों की तरफ भी ध्यान जाए और विकास के मार्ग पर हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएं। जातियों में आपसी सौहार्द पैदा होकर जब तक सब एक होकर काम नहीं करते तब तक राष्ट्र के विकास का मार्ग खुलता नहीं, उस पर देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उम्मीद करते हैं कि नेता अपनी अगली नीति इसके आधार पर बनाएंगे। अस्पृश्य समाज की दृष्टि से यह निर्णय अधूरा, असंतोषजनक और अन्यायकारक है। पिछली 17 तारीख को मी रेम से मैकडोनल्ड ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अस्पृश्य के बारे में जिस निर्णय की घोषणा की उसके संदर्भ में अंबेडकर ने अपना अभिप्राय इस तरह व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मी मैकडोनल्ड जातियों के बारे में जो निर्णय देंगे वह सबको हर तरह से संतोषजनक लगेगा, ऐसी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसलिए अस्पृश्य समाज की ओर से गोलमेज सम्मेलन में मैंने और मेरे सहकारी मित्र राव बहादुर श्रीनिवासन ने अस्पृश्यों के लिए जिन राजनीतिक हकों की मांग की थी वे अस्पृश्यों को मिल जाएंगे, ऐसी उम्मीद हमें भी नहीं थी। हमारी मांगों में थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा ऐसा हमें लगा था। हालांकि निर्णय देखकर मुझे लगता है कि हमारी मांगों में बड़ी निर्ममता से काट छांट की गई है। प्रांत विधिमंडल में जो जगहें हमारे हिस्से रखी गई हैं वे बहुत कम है, जिसके कारण अस्पृश्यों के बहुत कम प्रतिनिधि विधिमंडल में जा सकेंगे और जाहिर है कि उनका वांछित प्रभाव नहीं दिखाई देगा। यानी कि अपने हितों की रक्षा करने के लिए अस्पृश्यों को जितनी कम से कम जगहें मिलनी चाहिए थीं वे भी इस निर्णय के कारण न मिल पाने की वजह से कहा जा सकता है कि यह निर्णय अस्पृश्य समाज के हितों के दृष्टिकोण से अधूरा, असंतोषजनक और अन्यायकारक है। अस्पृश्यों के बारे में खुलेआम बरती गई इस विषमता और उनके साथ किए गए पक्षपात के ही दर्शन इस निर्णय से हो रहे हैं और कोई इसका समर्थन कैसे कर सकता है। इस तरह का न्याय नहीं होना चाहिए था और खासकर पंजाब के बारे में तो इस पक्षपातपूर्ण रवैये ने सभी हदें पार कर दी हैं। अन्य राज्यों में अस्पृश्यों को कुछ जगहें तो पृथक रूप से मिली हुई हैं, किंतु पंजाब में अस्पृश्यों के हिस्से कोई भी राजनीतिक हक या प्रतिनिधित्व नहीं आया है। मुझे पंजाब के बारे में जो प्रत्यक्ष जानकारी मिली है उसे देखकर लगता है कि उत्तर भारत के अन्य सभी प्रांतों से पंजाब प्रांत के अस्पृश्यों की स्थिति बड़ी दयनीय है। अमानवीय सामाजिक अत्याचारों और अन्यायों के नीचे पंजाब का अस्पृश्य समुदाय पिस रहा है। इसलिए पंजाब के अस्पृश्य समाज को अपने हितों की रक्षा के लिए तथा उन्नति के लिए पृथक चुनाव की और आरक्षित जगहों की खास जरूरत थी। वास्तविकता यही होते हुए भी अंग्रेज सरकार ने पंजाब के अस्पृश्यों को सुविधाएं क्यों नहीं दी, यह समझ में नहीं आता। मेरे विचार में इस अन्याय की एक ही वजह हो सकती है और वह है पंजाब के बाकी वर्गों का जबरदस्त ताकतवर होना और अस्पृश्यों का दीन और असहाय होना। पंजाब के अन्य जबरदस्त ताकतवर समाज के हल्ला मचाए जाने पर घबराकर उनकी संतुष्टि के लिए तथा उनके हिस्से की सहूलियत के लिए सदा से सताए गए अस्पृश्य समाज को जिसकी निहायत जरूरत थी वह उन्हें न देकर सरकार ने उनका न्यायपूर्ण हिस्सा अन्य समाजों को दे दिया है। इससे साफ जाहिर है कि यह अन्याय है। उल्टे ईसाई और एंग्लो इंडियन, जिनकी आबादी पंजाब में बिल्कुल नगण्य है और जिन पर किसी तरह के सामाजिक जुल्म और अन्याय भी नहीं होते, उन्हें तक सरकार ने अलग जगहें और खास प्रतिनिधित्व दिया है।
इस पक्षपात के कारण अस्पृश्यों के साथ होने वाले अन्यायपूर्ण व्यवहार से एक बार फिर पर्दा उठा है। अंग्रेज सरकार के निर्णय में इस तरह के अन्याय और पक्षपात होने की वजह से उस पर सोच विचार के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की जो बैठक जल्द ही होने वाली है उसमें इस निर्णय को अस्पृश्यों का अनुमोदन मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इस निर्णय की घोषणा होते ही गांधी जी ने उसके विरोध में आमरण अनशन करने की घोषणा की और अपने अनशन के निर्णय की जानकारी प्रधानमंत्री जे. रैमसे मैकडोनल्ड को दिनांक 14 अगस्त 1932 को लिखे पत्र द्वारा दी।